दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बायोलॉजी की 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का आज ये 6वां पार्ट है। दोस्तों इससे पहले हम 5 पार्ट में 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख चुके हैं। तो जो व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से जाकर हमारे पहले जो पार्ट हैं 5 पार्ट उनको देख सकते हैं। दोस्तों इस सीरीज में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जाता है जो एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों सीरीज के साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्द हम बायोलॉजी की सीरीज को शुरू करने वाले हैं, जहां पर हम बायोलॉजी की तैयारी करने वाले हैं, टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेट करिए दोस्तों, बहुत जल्द आपको बायोलॉजी की तैयारी करने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, और हाँ दोस्तों एक बात आपसे एक बात कहनी है, ये कि आपके जितने भी प्रश्न सही जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताया करें। ठीक है, आप बताते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, और आप अपना रिजल्ट बताएंगे, बड़ी खुशी होगी और उससे हमें पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। आगे हम बहुत जल्द उसी के अनुसार जल्दी से हम आपके लिए बायोलॉजी की सीरीज को शुरू करने वाले हैं वैसे हम, और जल्दी करेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ अपना रिजल्ट जरूर शो करें। तो चलिए पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का पिता, बायोलॉजी फादर, ठीक है, किसे कहा जाता है? तो बताइए जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, लिनियस, अरस्तु या मेंडल? तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो ज़्यादातर सभी को पता होगा। ठीक है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है अरस्तु को। ठीक है, अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता, तो याद रखना। और ग्रेगर जोहन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था? चार्ल्स डार्विन ने शायद चार्ल्स डार्विन ने दिया था वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था, है ना? तो देख लेना, एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले हम और इससे रिलेटेड ये जितने भी ऑप्शन है ना, सबसे रिलेटेड प्रश्नों को हम कर चुके हैं। तो दोस्तों 1 से 2 बार अगर आपके सामने प्रश्न आता है तो और अच्छे से कवर हो जाता है। ठीक है, तो सीरीज के साथ जुड़े रहिए और अंत तक प्लीज देखना, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है। दूसरा प्रश्न है, जीव विज्ञान का जीवन का भौतिक आधार है। तो बताइए फिजिकल बेसिस क्या है? तो जीन, कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया या जीव द्रव्य? तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। जीवन का भौतिक आधार, तो ये प्रश्न शायद हम पहले भी कर चुके हैं। अगर आप हमारी सीरीज के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, जो भी भाई बहन जो शुरू से देख रहे हैं, जितने भी पार्ट्स अभी तक कराए हैं, तो उनको पता होगा। ठीक है, तो बताइए क्या है? तो जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य। ठीक है, जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर एक द्रव्य होता है, इसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है जीव द्रव्य, यह जीवन का भौतिक आधार होता है। ठीक है, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जीन का काम क्या होता है? वही अनुवांशिक लक्षणों को जो ट्रांसफर करने में इसका जो योगदान होता है। ठीक है, जीन का और गुणसूत्रों का। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? तो बताइए कोशिका का पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, श्वान, डार्विन? तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो पूछा यही जा रहा है घुमा फिरा के क्वेश्चन में कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो बताइए, मैंने इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बताई थी, कोशिका और केंद्रक की एक ही ट्रिक में दोनों प्रश्न कवर हो गए थे। तो पहले मैं आंसर बताता हूँ क्या है इसका राइट आंसर। तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और कोशिका के साथ हम केंद्रक की बात करें, केंद्रक की किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। तो एक ट्रिक बताई थी आपको, कोशिका देख लीजिए एक बार, कोशिका हुक पर लटक गई, लिख लें एक बार। ठीक है, और केंद्रक ब्राउन हो गया, और केंद्रक ब्राउन हो गया। ठीक है, तो कोशिका हुक पर लटक गई, तो कोशिका हुक का मतलब रॉबर्ट हुक। ठीक है, कोशिका की खोज हुक पर लटक गई और केंद्रक ब्राउन हो गया, तो केंद्रक की खोज किसने की थी? यहाँ आ रहा है ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो दोनों क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर सेंटर
पावर हाउस, बिजली घर किसे कहा जाता है? तो अभी बताया था पहले प्रश्न में, तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक, कोश का द्रव्य। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था, शक्ति केंद्र कहा जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है? मतलब जो पेड़ पौधों की जो कोशिका होती है और जो एनिमल की जो कोशिका होती है, इन दोनों में क्या अंतर होता है? किस चीज का मतलब फर्क होता है दोनों में? ऐसा क्या होता है, किससे दोनों विभेदित होती हैं? तो बताइए, कोशिका भित्ति से या पर्णहरित से, सेंट्रियोल से, या ये सभी? तो क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ये सभी। क्या है? ये सभी, ठीक है। जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, तो यह पेड़ पौधों की कोशिकाओं में होती है, इसमें नहीं होती है, ठीक है। पर्णहरित जो क्लोरोफिल होता है, तो फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोफिल योगदान रहता है इसका भोजन बनाने में, तो ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है। जो पर्णहरित के कारण ही पत्तियों का जो कलर होता है वह हरा होता है। सेंट्रियोल भी पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना इस प्रश्न को। चलिए दोस्तों, किस कोशिकांग को, कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग, कोशिकांग का मतलब क्या होगा? कोशिका का अंग। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो बताइए, राइबोसोम, लाइसोसोम, रिक्तिका, सेंट्रोसोम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो आत्महत्या की थैली या इसे आत्मघात की थैली भी कहा जाता है। तो दोनों में से किसी भी तरीके से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखना। और दोस्तों आज के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है, तो प्लीज बड़े ध्यान से देखना। तो बताइए, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है लाइसोसोम को, ठीक है, लाइसोसोम को। होता क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो हम जब साइटोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ पर बातें करेंगे। तो होता क्या है, लाइसोसोम भी एक कोशिकांग होता है, जैसे एक ये अंग होता है। तो कोशिका में होता क्या है, जब कभी भी वायरस का या किसी का अटैक होता है कोशिका पर, तो दोस्तों ये क्या करता है, यह लाइसोसोम यह पूरे वायरस को क्या करता है, अपने पे ऑब्जर्व कर लेता है और सभी कोशिका के और जो कोशिकांग होते हैं उनको बचा लेता है और खुद मर जाता है, ठीक है। तो ये होता है लाइसोसोम का काम, आत्महत्या की थैली कहा जाता है इसको, ठीक है। सातवां प्रश्न है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताइए, वाटसन एंड क्रिक, स्लाइडेन एवं स्वान, रॉबर्ट हुक, ग्रेगर मेंडल। तो देखिए इसमें ग्रेगर मेंडल तो होगा नहीं, इन्होंने अनुवांशिकता की खोज की थी। रॉबर्ट हुक होगा नहीं, है, कोशिका ऊपर लटक गई है ना, तो कोशिका की खोज की थी। तो इन दोनों में से होगा। तो बताइए, डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने किया था? तो यह किया था किसने? वाटसन एंड क्रिक ने। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना दोस्तों। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। डीएनए का प्रमुख कार्य है, तो बताइए डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, कोश का श्वसन, कोशिकीय परिवहन, आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों डीएनए से क्या होता है? आनुवंशिक लक्षणों का पता ही तो किया जाता है, हैं? जब देखा है ना कभी जो कोई क्रिमिनल वगैरह उसकी जब पहचान की जाती है तब डीएनए टेस्टिंग होती है, या किसी के मतलब जैसे बहुत सारे केस देखे होंगे जो कि किसी का पता करना है ये किसका लड़का है लड़की है, तो उस तरीके से पता करते हैं, डीएनए टेस्टिंग होती है। तो डीएनए टेस्टिंग के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, हैदराबाद में शायद हमारे एक लैब है वहाँ पर होती है। तो आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है, डीएनए का प्रमुख कार्य होता है आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन, ठीक है। नौवां प्रश्न देखते हैं, आरएनए पाया जाता है, तो बताइए आरएनए किस में पाया जाता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी याद रखना आप, ठीक है। और जो डीएनए का होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डाईऑक्सी लगा होता है आगे, ठीक है। तो आरएनए पाया जाता है, ये बताइए किस में? कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों जो आरएनए पाया जाता है वह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है आरएनए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का बिजली घर, ये सब बताया था ना अभी आपको। कोशिका भित्ति क्या होती है? जो कि बाहरी आघातों से बचाती है, ठीक है। चलिए, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहा जाता है बताइए? तो बार बार तो आपको बताया जा रहा है, पिछले कुछ क्वेश्चंस में अभी बताया था, लेमार्क, डार्विन, मेंडल, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, लेमार्क ने जीव विज्ञान शब्द दिया था,
है ना। डार्विन ने क्या दिया था, वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। मेंडल ने क्या, अनुवांशिकी का सिद्धांत दिया था। अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर जोहन मेंडल। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की कुल संख्या कितनी होती है। तो लगभग ये आज का 6वां पार्ट है ना, तो इससे पहले 5 पार्ट में 5 बार कर चुके होंगे मैं इस प्रश्न को। तो अगर आपने पहले के पार्टों को नहीं देखा, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न वहां पर भी हमने कंप्लीट किए हैं, तो प्लीज दोस्तों देखिए आप जरूर, क्योंकि आपको पता होगा बायोलॉजी से प्रश्न कितने पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ये सब आपको पता होना चाहिए अगर आप अच्छे लेवल की परीक्षा देते हैं तो। ठीक है, और अच्छे लेवल की दो या कोई सी भी परीक्षा दो, और बायोलॉजी का वेटेज काफी रहता है साइंस से। ठीक है, तो बताइए गुणसूत्र कितने होते हैं। तो कितने होते हैं गुणसूत्र, पता होगा ना, 46 होते हैं, 23 जोड़ी। ठीक है, कभी कभी 23 जोड़ी भी आ जाता है ऑप्शन में, तो ये भी आप ध्यान देना। ध्यान देने वाली बात क्या है, 40 को 23 जोड़ी हो जाएंगे। ठीक है, 12वां प्रश्न है कि मनुष्यों में होने वाले अनुवांशिक रोग कौन से हैं। तो वर्णांधता, जो ब्लाइंडनेस इसको कहा जाता है, हीमोफीलिया, बताइए टर्नर सिंड्रोम, तो क्या है इसका राइट आंसर, जेनेटिक डिसीज। तो दोस्तों ये सभी जेनेटिक डिसीज ही हैं जो अनुवांशिक रोग हैं। वर्णांधता, ठीक है, जो ब्लाइंडनेस होती है ये भी अनुवांशिक डिसीज है। हीमोफीलिया भी है, जिसमें कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिसे क्या कहते हैं, शाही वो भी कहते हैं, जैसे ब्रिटेन के रानी के घर में है ना ये है का हीमोफीलिया वाला रोग। ठीक है, उनके यहाँ पर क्या है, राजा महाराजाओं जो हैं राजकुमार, उनके जैसे हाथ कट जाए तो उनका जो है ब्लड का थक्का नहीं जमता है, हीमोफीलिया रोग है उस खानदान में। ठीक है, तो याद रखना। आगे देखते हैं, लड़का पैदा होता है जब, तो बताइए 46 गुणसूत्र होते हैं तो हमने पढ़ लिया। तो बताइए कौन कौन से गुणसूत्र जब मिलेंगे जब लड़का पैदा होता है। XX गुणसूत्र, YY गुणसूत्र, XY गुणसूत्र, XX गुणसूत्र। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है XY गुणसूत्र। ठीक है, कौन सा, XY गुणसूत्र। चलिए दोस्तों याद रखना, और जब XX गुणसूत्र हो तब लड़की पैदा होती है। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति के लक्षण दिखाई देते हैं। तो बताइए हीमोफीलिया में ऐसा क्या होता है। तो आयरन की कमी हो जाती है, रक्त का बहना बंद नहीं होता है, रक्त बनता ही नहीं है, रक्त में श्वेत रक्त कण मृत हो जाते हैं। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो अभी तो हीमोफीलिया के बारे में बताया था। बताइए शाही डिसीज इसको कहा जाता है, जो ब्रिटेन के राजकुमार के घर में है। ठीक है, तो बताइए क्या है। अरे रक्त का बहना बंद नहीं होता है, क्लॉटिंग नहीं होती है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो ये है हीमोफीलिया रोग। चलिए आगे देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए जीन के बारे में, यह DNA की एक क्रियात्मक इकाई है, यह अनुवांशिकी की इकाई है, यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है। तो क्या है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। यह DNA की एक क्रियात्मक इकाई है, अनुवांशिकी की इकाई है, यह गुणसूत्र के उपस्थित रहता है, ऊपर गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है। ठीक है, तो याद रखना जीन से संबंधित ये तीनों पॉइंट्स। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण सिंथेटिक सिंथेसिस किसने किया था। जगदीश चंद्र बोस, वाटसन, हरगोविंद खुराना, रॉबर्ट ब्राउन। तो क्या है इसका राइट आंसर। तो यह किया था जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण हरगोविंद खुराना जी ने। ठीक है, हम इंडियंस थे, हरगोविंद खुराना। चलिए इन्हें नोबेल भी मिल चुका है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादक का नाम क्या है। तो चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, अरस्तु, हरगोविंद खुराना। तो क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन। लेमार्क ने बायोलॉजी शब्द दिया था, अरस्तु को बायोलॉजी का पिता कहा जाता है, हरगोविंद खुराना ने अभी देखा हमने क्या, अभी देखा ना, देखिए क्या दिया था, कृत्रिम संश्लेषण किया था जीन का। ठीक है, तो याद रखना। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। तो जो अनुवांशिक लक्षणों का जो पता किया था और जो प्रयोग किया गया था, तो किस पौधे का प्रयोग किया गया था। तो वह किया गया था किसका, मटर के पौधे पर। ठीक है, मटर के पौधे पर बताया जाता है 10,000 के समथिंग ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे ग्रेगर जोहन मेंडल जी ने। ठीक है, तो याद रखना। एक वर्णांध व्यक्ति
में किस रंग की पहचान नहीं होती है? तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? लाल पीला, हरा पीला, लाल नीला, लाल हरा। तो जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वह दो कलर में होती है, लाल में और हरे में। ठीक है, लाल में और हरे में। और दोनों का नाम अलग अलग होता है। जो लाल रंग की जो ब्लाइंडनेस होती है उसका अलग नाम होता है, हरे रंग की अलग होता है। तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लाल रंग का शायद प्रोटोनोपिया होता है। प्रोटोनोपिया दोनों में लगा हुआ है, प्रोटोनोपिया। तो आप एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, अगर आगे प्रश्न आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों 20वां प्रश्न देखते हैं। किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य जो प्रोटोप्लाज्म होता है के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? तो बताइए, ये जो हमारे संघ होते हैं, कौन से संघ? कशेरुकी या कशोरिकी में आते हैं ना, जैसे पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, ऑर्थोपोडा, है ना, हेलमंथीज, एसके हेलमंथीज। तो ये सब हम पढ़ेंगे दोस्तों, जब हम बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे। तो आपको तो पता होगा, जैसा कि अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए, जो हमारे चैनल पर पर्यावरण की सीरीज चल रही है, सिस्टमेटिक वे में हर टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे तरीके से फुल डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार जुड़िए और देखिए दोस्तों, विजिट करिए हमारे चैनल पर। और दोस्तों हिंदी की सीरीज चल रही है, मैथ की सीरीज बेसिक से चल रही है, सभी टाइप के प्रश्नों को टॉपिक वाइज हम कवर कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपको मैथ नहीं आता है और अगर आपको मैथ से डर लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर आइए और देखिए दोस्तों, एक बार जरूर देखना, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी की प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है, तो एक बार विजिट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, ये बताइए किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है गठित जंतु? प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, ऑर्थोपोडा, ये सभी संघ हैं, ठीक है, जंतुओं के संघ हैं। तो बताइए प्रोटोजोआ को कहा जाता है गठित जंतु किसके? जीव द्रव्य के स्तर पर, ठीक है, याद रखना इस प्रश्न को। आगे देखते हैं 21वां प्रश्न है, एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं युगलीना को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? तो यहीं से प्रश्न दोस्तों इसी टाइप के पूछे जाते हैं। जब हम संघ के बारे में पढ़ेंगे सभी संघ को डिटेल में एक एक कर देखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर प्रश्न देखिए आप, तो अमीबा और युगलीना को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? तो बताइए पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, एम्फीबिया, प्रोटोजोआ। तो अमीबा और युगलीना को प्रोटोजोआ के संघ के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। तो बताइए मेढक जो श्वसन करता है किसके द्वारा करता है? त्वचा, क्लोमो, फेफड़ों, इन तीनों में। तो बताइए किसके द्वारा करता है? फेफड़ों के द्वारा, है ना। तो ज़्यादातर तो यही लगा के आते हैं ना आप लोग। तो बताइए, हैं, तीनों के द्वारा करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला प्रश्न। मेढक जो श्वसन करता है त्वचा और क्लोमो और फेफड़ों, इन तीनों के द्वारा करता है, ठीक है। चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं, वास्तविक मछली रियल फिश कौन सी है? तो स्टार फिश, ब्रेटल स्टार, हिप्पोकैम्पस, सी ककम्बर। दोस्तों बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि उनके पीछे फिश लगा होता है लेकिन वह फिश नहीं होती है, हाँ, तभी तो कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर तो चलिए ऑप्शन में एक ही दिया है स्टार फिश, है ना। बाकी के बहुत सारे ऐसे होते हैं इनके पीछे फिश लगा होता है लेकिन वह मछलियाँ नहीं होती हैं, तो रियल मछली के श्रेणी में नहीं आती हैं। तो इसमें से बताइए कौन सी है रियल मछली? तो स्टार फिश होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैंने जो आपको बताया ना फिश लगी होती है तो फिश नहीं होती है, रियल फिश ये नहीं है स्टार फिश। इसमें है हिप्पोकैम्पस। क्या है? हिप्पोकैम्पस इसका राइट आंसर है। 24वां प्रश्न है, मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो ये तो सभी बता देंगे, हैं, ऑस्टिएक्थीज, एम्फीबिया, सरीसृप, कॉन्ड्रेक्थीज। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो एम्फीबिया है, ठीक है, एम्फीबिया में आता है मेढक। 25वां प्रश्न है, स्तनधारियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? जो चैम्बर होते हैं स्तनधारियों के हृदय के, दिल के, वो कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो बताइए कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। अपने देखिए हम भी तो स्तनधारी में आते हैं, तो बताइए कितने हुए हैं हमारे? 4 है ना, ठीक है। चलिए 26वां प्रश्न है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भैंस में, बकरी में, मनुष्य में, व्हेल में।
तो बताइए स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? आधे से ज़्यादा गलत कर देंगे इस प्रश्न को गारंटी से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बकरी। क्या है? बकरी। ध्यान ही नहीं जाएगा, है ना? चलिए ध्यान देना आप तो, ठीक है। 27वां प्रश्न है, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। श्वसन अंग पूछे जाते हैं, नाक, त्वचा, गिल, मुंह। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं मछलियाँ, ठीक है। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा लेती हैं मछलियाँ सांस। सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या है? तो बताइए सबसे बड़ा स्तनधारी क्या है? तो सभी को पता होगा ब्लू व्हेल है। दोस्तों कभी कभी इस तरीके से ही पूछा जाता है, पृथ्वी पर या जमीन पर सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो वह हाथी होता है, ठीक है, और जलीय में व्हेल होता है। तो ये भी आप याद रखना। 29वां प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो ये सभी बता देंगे कौन सा है? हमिंग बर्ड। पढ़ा होगा आपने, है ना? हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? तो लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को अगर आपके पास 2 मिनट का समय हो, 2 मिनट भी ना लगेंगी, 1 मिनट अगर आपके पास 1 मिनट का समय हो हमारे लिए, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों को हमारे चैनल के साथ जोड़ सकते हैं, उन्हें कन्विंस कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि हमारे चैनल पर किस तरीके से तैयारी कराई जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो इतना तो आप कर सकते हैं हमारे लिए। तो चलिए दोस्तों, और इसी सीरीज के साथ जुड़े रहना दोस्तों, और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को हम इसमें देखने वाले हैं। कम से कम 1000 प्रश्नों को हम यहाँ पर बायोलॉजी के कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट प्रश्न है हमारा, चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। कशेरुकी या कशेरुक जंतु, इन्हें वर्टेब्रेट्स कहा जाता है, कि शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? तो बताइए कशेरुकी जंतु में शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? एनेमल, दांत, जांग की हड्डी, कलाई की हड्डी। तो दोस्तों कशेरुकी मतलब वर्टेब्रेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनमें सबसे कठोर भाग होता है एनेमल, दांतों का एनेमल, ठीक है। ये प्रश्न आप पढ़ चुके होंगे, दांतों का एनेमल सबसे कठोर भाग होता है। तो दोस्तों आज के प्रश्न आपको कैसे लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी व्यक्ति अभी नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए दोस्तों, शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।